पढ़ने वाले हैं सोसाइटल इम्पैक्ट के बारे में। पहला टॉपिक है डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट refers to trail of data and information that individuals leave behind as they interact with digital platforms, devices and services. This footprints is created through various online activities such as browsing websites, posting on social media, sending emails, making online purchases and using digital services. जो ये डिजिटल फुटप्रिंट है वो डिफरेंट वे में क्रिएट होता है। जैसे कि अगर हम किसी वेबसाइट को विजिट करें या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हैं, कोई ईमेल सेंड करते हैं, तो ये सभी केस में डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है। इसेंशियली इट कंपासेस ऑल द ट्रेसेस ऑफ वंस ऑनलाइन प्रेजेंस एंड इंटरेक्शन। यानी कोई भी पर्सन का ऑनलाइन प्रेजेंस और इंटरेक्शन के बारे में ये डिजिटल फुटप्रिंट पूरा रिकॉर्ड ट्रैक करता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स can be categorized into two major types based on the nature of the online activities and the information they encompass. अगर हम डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें तो किस तरह से डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है उसके आधार पे हम डिजिटल फुटप्रिंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और एक पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। पहला है एक्टिव फुटप्रिंट। These are intentional actions taken by individuals online, such as posting on social media, sending emails, making online purchases, or participating in online discussions. ये जो डिजिटल एक्टिव फुटप्रिंट है, एक्टिव फुटप्रिंट इंटेंशनली क्रिएट होता है। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल ऑनलाइन किसी एक्टिविटी को करता है, जैसे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना, किसी को ईमेल सेंड करना, ऑनलाइन परचेजिंग या फिर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम पे डिस्कशन करना, ये सारा जो चीज होता है ये एक्टिव फुटप्रिंट की कैटेगरी में आता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो सकता है सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन कमेंट्स एंड इंटरेक्शंस, email communication, online purchases, content creation and sharing, online reviews and rating, educational activities, political activism, gaming and entertainment। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट के एग्जाम्पल हैं और इस एक्टिविटीज में यूजर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। यूजर को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है पैसिव फुटप्रिंट की। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? These are the traces left behind without डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन। यानी कि यूजर के डायरेक्ट इंटरेक्शन के बिना कुछ पर्टिकुलर चीजें हम ट्रेस कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट होती है किसी भी डिजिटल डिवाइसेस और सर्विसेज के थ्रू। एग्जाम्पल इंक्लूड वेबसाइट कुकीज, आईपी एड्रेस लॉग्ड बाय सर्वर्स एंड मेटा डेटा embedded in digital files। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ऐसे पैसिव फुटप्रिंट क्रिएट होता है और इस बारे में यूजर को बिल्कुल पता नहीं होता, यूजर अनअवेयर होता है, लेकिन उसकी फुटप्रिंट ऑटोमेटिक तरीके से क्रिएट होती रहती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सम एग्जाम्पल इंक्लूड कुकीज एंड ट्रेसिंग मैकेनिज्म, आईपी एड्रेसेस, मेटा डेटा इन डिजिटल फाइल्स, device usage data, search engine queries, social media tracking, social media platform track user interaction such as likes, shares, click to provide personalized content and targeted advertising. This data can also be shared to analyze user behavior and trends. Online advertisement, location services,
वेबसाइट एनालिटिक्स, ये कुछ तरीका है जिसकी वजह से पैसिव फुटप्रिंट क्रिएट होता है। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, ये था डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में, और डिजिटल फुटप्रिंट का हमने टाइप देखा कि कैसे हम डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं, नोइंगली या फिर अननोइंगली। नेटिकेट्स, नेट एटिकेट्स यानी नेटिकेट्स, बेसिकली एटिकेट्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न एप्रोप्रिएट एंड रिस्पेक्टफुल कंडक्ट। बेसिकली एटिकेट्स जो होता है एक ऐसा आइडियल बिहेवियर जो कि समाज में अच्छा हो, रिस्पेक्टफुल हो, हर कोई आपकी वैल्यू करे, तो ये चीज बेसिकली एटिकेट्स होती है। अब इंटरनेट पे जो भी हमें एटिकेट्स को फॉलो करना है, उसे बेसिकली नेटिकेट्स कहा जाता है। नेटिकेट रेफर्स टू द set of guidelines and set of rules for polite, respectful and responsible behavior while using digital communication platform for communicating online। मतलब जब भी हम लोग किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी भी तरह से हमें डिजिटल डिवाइस के थ्रू कोई कम्युनिकेशन करना हो, तो उस टाइम में हमें ध्यान रखना होता है कि हमें दूसरों के प्रति पोलाइट रहना होगा, रिस्पेक्टफुल रहना होगा और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना होगा। तो ये बेसिकली नेट एटिकेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वी शुड फॉलो सर्टेन एटिकेट्स ड्यूरिंग आवर सोशल मीडिया इंटरेक्शन। सोशल मीडिया के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सोशल इंटरेक्शन करने टाइम में हमें बेसिकली क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, और ये सारे जो एटिकेट्स हैं ये डिजिटल डिवाइस के थ्रू हमें पढ़ना है। पहला है बी इथिकल। इथिकल का मतलब है मोरली करेक्ट होना, यानी किसी के प्रति हमारा बिहेवियर जो होना चाहिए मोरल बिहेवियर होना चाहिए, ताकि दूसरे को कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। जैसे पहला है नो कॉपीराइट वायलेशन, मतलब जो हमारा कॉपीराइट का रूल कहता है उसको वायलेट नहीं करेंगे। जैसे वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ क्रिएटर और ओनर। हमें कोई ऐसा कंटेंट यूज नहीं करना है जो किसी दूसरे पर्सन ने क्रिएट किया हो, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा, हमें कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज नहीं करना होगा। नेक्स्ट है शेयर द एक्सपर्टाइज। इट इज गुड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन द इंटरनेट सो दैट अदर कैन एक्सेस इट। मतलब हमें सोशली किसी से इंटरेक्ट करना होगा, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम कॉपीराइटेड मटेरियल यूज ना करें दूसरे का। दूसरा क्या है, अपना अगर किसी चीज में एक्सपर्टाइज है तो उसे हम जरूर शेयर करें ताकि उससे दूसरे का फायदा हो सके। तो इस तरह से हमें इथिकल होना है। दूसरा है बी रिस्पेक्टफुल। बी रिस्पेक्टफुल का मतलब है कि दूसरे की कोई भी प्राइवेसी हो उसको रिस्पेक्ट करें, दूसरे को रिस्पेक्ट दें। जैसे इन द फिजिकल वर्ल्ड, प्राइवेसी इज द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन और फ्रीडम फ्रॉम डिस्टरबेंस एंड इंट्रूजन। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो है बेसिकली प्राइवेसी क्या है, किसी से अलग रहना, अलोन रहना, किसी तरह का फ्रीडम चाहना। तो अगर कोई इस तरह का फ्रीडम चाहता है तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन द डिजिटल वर्ल्ड आल्सो एवरीवन हैज द राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी पर्सन अगर प्राइवेट तरीके से रहता है, बहुत ज्यादा आपसे कनेक्ट नहीं होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो हमें उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और अगर कोई पर्सनल एक्सप्रेशन को शेयर करता है तो उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। दूसरा है रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी, मतलब जो विभिन्नताएं हैं उसको हम रिस्पेक्ट देंगे। जैसे इन अ ग्रुप और पब्लिक फोरम
We should respect the diversity of people in terms of knowledge, experience, culture and other aspects. कहने का मतलब कि हर एक पर्सन जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते। हर किसी में कुछ अच्छा हो सकता है, कोई बुरा हो सकता है, किसी भी तरह का किसी के पास एक्स्ट्रा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, अदर कल्चर से बिलोंग करता हो, किसी भी एस्पेक्ट में डिफरेंट हो। तो हमें ये सारी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है, किसी का भी मजाक नहीं बनाना है। नेक्स्ट है बी रिस्पॉन्सिबल। बी रिस्पॉन्सिबल करने का मतलब है अवॉइड साइबर बुलिंग। बुली बेसिकली क्या होता है? टू यूज योर स्ट्रेंथ और पावर टू हर्ट और फ्राइटन समबडी हु इज वीकर। मतलब क्या है कि कोई कमजोर है या कोई डर करके रहता है तो उसे हम चिढ़ा रहे हैं, किसी तरह से परेशान कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज होती है बुली। तो हमें किसी भी पर्सन को बुली नहीं करना है, अवॉइड करना है, साइबर बुलिंग नहीं करनी है। इन साइबर वर्ल्ड, साइबर बुली इज बुलिंग टू हरास, थ्रेटन और एम्बेरस विद द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस लाइक सेल फोन, कंप्यूटर एंड टैबलेट। जैसे डेली लाइफ में क्या होता है, किसी को परेशान करना, डराना, धमकाना, पावर का यूज करना, तो ये बेसिकली बुलिंग होती है। ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड में भी क्या है कि हम कंप्यूटर या कोई डिजिटल डिवाइस का यूज करके किसी को परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो ये भी बेसिकली क्या है, बुलिंग होता है। तो हमें किसी की बुली नहीं करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है डोंट गेट इन्वॉल्व इन ट्रोलिंग। कई बार कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बर्निंग टॉपिक हो तो उस पे क्या होता है कि जनरली लोग हर कोई अपना अपना व्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। उसी में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ व्यू जो होते हैं वो कम पर्सन के होते हैं और कुछ पर्सन व्यू ऐसा होता है जो ज्यादा पर्सन के होते हैं। तो जो ज्यादा वाले होते हैं वो कम वाले व्यूज को डिस्करेज करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि किसी की ट्रोलिंग नहीं करनी है। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जो किसी टॉपिक के बारे में पॉजिटिव व्यू दे रहा है, मतलब ज्यादातर जो है वो निगेटिव व्यू दे रहे हैं और उसमें एक कोई पॉजिटिव व्यू दे रहा है। तो पॉजिटिव व्यू देने वाले को लोग, बाकी लोग जो है वो ट्रोल करते रहते हैं। तो बेसिकली इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हर किसी को अपनी बात रखने का हक होता है। तो इस चीज का बेसिकली ध्यान रखना है और इसे हम कहते हैं नेट एटिकेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल कम्युनिकेशन एटिकेट्स, मतलब जिसे हम कम्युनिकेशन एटिकेट्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होता है? रूल्स फॉर गुड डिजिटल कम्युनिकेशन। चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो या फिर डिजिटल वर्ल्ड में हो। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन जो होता है वो बेसिकली होता है एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग। इसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में भी अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या इंक्लूड करता है? तो टेक्सटिंग, मैसेजिंग, टॉकिंग ओवर फोन, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किसी तरह का पोस्ट करना, सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई अपने व्यूज प्रेजेंट करना। तो बेसिकली ये सारी जो होती है ये डिजिटल कम्युनिकेशन होती है। तो हमें, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो या फिर डिजिटल वर्ल्ड हो, दोनों में हमें ध्यान रखना होता है लोगों की भावनाओं का। तो हम इसी तरह से कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं किसी पर्सन से तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। बी प्रिसाइज, बी पोलाइट, बी क्रेडिबल। एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रिसाइज का मतलब है
वी शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट while communicating online. मतलब अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमेशा हम अपनी बात को शॉर्ट में लिखें. वी शुड कंप्रेस वेरी लार्ज अटैचमेंट बिफोर सेंडिंग. अगर हम कोई लार्ज अटैचमेंट सेंड कर रहे हैं तो उस अटैचमेंट को भी हम कंप्रेस करके सेंड करें, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा लॉन्ग डेटा हम शेयर कर दें तो उससे या तो डाउनलोड नहीं हो पाता है, अगर डाउनलोड हो गया तो बहुत ज्यादा स्टोरेज लेता है, तो कई बार लोग उसको इग्नोर भी करते हैं. तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो क्लियर एंड एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो अटैचमेंट है वो कम से कम साइज का होना चाहिए. नेक्स्ट है बी पोलाइट. पोलाइट का मतलब है शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. दूसरों की रिस्पेक्ट हम कैसे करेंगे, तो वी शुड बी पोलाइट एंड नॉन एग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन. मतलब अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो हमें पोलाइट रहना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बात करनी पड़ेगी, नॉन एग्रेसिव मोड में हमें कम्युनिकेट करना होगा. तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं पोलाइट, कि दूसरों के प्रति हमें रिस्पेक्ट रखनी है. नेक्स्ट है बी क्रेडिबल. क्रेडिबल का मतलब है दैट कैन बी बिलीव्ड. मतलब क्रेडिबल यानी जिस पे भरोसा किया जा सके. वी शुड बी कॉशियस while making a comment, replying or writing an email or forum post. As such acts decide your credibility over a period of time. मतलब क्या करना है, हमें कुछ ऐसा पोस्ट करना है जो एक टाइम, काफी टाइम बाद भी अगर कोई पर्सन देखे तो उसको ये लगे कि उसने अच्छा पोस्ट किया है, कि अच्छे तरीके से कुछ भी बोला है. तो बेसिकली कभी भी हम लोग को शेयर करें तो उस टाइम पे हमें लिखने का तरीका ध्यान रखना होगा, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका ध्यान रखना होगा, ताकि किसी भी टाइम पे कभी भी कि दूसरे पर्सन को बुरा न लगे. नेक्स्ट है सोशल मीडिया एटिकेट्स, और ये आज का लास्ट टॉपिक है. अगर हम बात करें सोशल मीडिया एटिकेट्स की, तो बेसिकली सोशल मीडिया एटिकेट्स क्या होता है कि हम सोशल मीडिया पे अपना बिहेवियर कैसे रखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया एटिकेट्स. अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर websites and application that facilitates the sharing of ideas, thoughts and information. बेसिकली सोशल मीडिया वो सारे ऐप और वेबसाइट हैं जिसमें कुछ हम इंफॉर्मेशन, आइडियाज या अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब जो है बेसिकली सोशल मीडिया वेबसाइट है. तो जब भी हम लोग सोशल मीडिया यूज करें तो हमें कुछ पर्टिकुलर चीज का ध्यान रखना होता है, जिसमें से पहला है बी सिक्योर. सबसे पहले तो यही है कि सोशल मीडिया यूज करने टाइम में अपने आप को सिक्योर रखना होगा. सिक्योर रखना होगा यानी कि जो पासवर्ड है, पासवर्ड को हमें ऐसा रखना होगा कि दूसरा कोई एक्सेस ना करे. अगर किसी अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो हमें उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करने. आप सिर्फ उसी को फ्रेंड लिस्ट में कंफर्म करो जिसको आप पर्सनली जानते हो. ऐसे ही आप किसी को रिक्वेस्ट भी भेजते हो, चूज फ्रेंड वाइजली. मतलब आप भी अगर किसी को रिक्वेस्ट भेजते हो तो वहां पर ध्यान रहे कि आप उसको अच्छे से जान रहे हो, आपके लिए सही है, तब जा करके आप उसको आईडी में ऐड करो. तो ये चीजें होती है बेसिकली सोशल मीडिया पे सिक्योर्ड रहने का तरीका. नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन. फेक इंफॉर्मेशन आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पर ज्यादा फैलती है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना आए तब तक आप उसको शेयर मत करो. अब
अगर कोई फेक इंफॉर्मेशन आप फैलाते हो और बाद में आप उसके लिए गलत साबित होते हो, तो हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो उसके लिए बेटर है कि जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता हो, कंफर्म नहीं हो उस चीज के लिए, तब तक फेक इंफॉर्मेशन शेयर ना करो। दूसरी बात क्या है कि जब कभी भी इस तरह की डाउटफुल इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, तो उसके लिए आप फैक्ट चेक का यूज कर सकते हो कि पोस्ट जेन्युइन है या फेक है। ऐसे ही मैसेज पोस्ट की ऑथराइज सोर्स से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग फेक इंफॉर्मेशन से बच सकते हैं। और जब तक हम लोग चेक ना करें फैक्ट को, तब तक हम उसे कहीं पोस्ट ना करें। नेक्स्ट स्टेप, बी रिलायबल। मतलब हम कोई भी डेटा अगर पोस्ट कर रहे हैं, तो पहले हम अच्छी तरह से सोच लें कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेस पे अपलोड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है, तो हमें अपलोड नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई तरह की दिक्कत नहीं है, अपलोड करना सही है, तब जा करके हम उस कंडीशन में किसी भी डेटा को अपलोड करें। तो बेसिकली ये चीज थी आपकी नेटिकेट्स, कम्युनिकेशन एटिकेट्स और सोशल मीडिया एटिकेट्स। एक छोटा सा टॉपिक है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल कई बार पब्लिक प्लेस पे डेटा इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर करने से हमारा डाटा इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें? तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीका होता है। तो बेसिकली पहले हम ये जानते हैं कि डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए और क्यों जरूरी है। डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन मीन्स सेफगार्डिंग एंड प्रिजर्विंग द प्राइवेसी ऑफ डेटा स्टोर्ड डिजिटली। मतलब जो भी डेटा डिजिटली स्टोर्ड है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। बेसिकली ये चीज डेटा प्रोटेक्शन में आता है। डेटा दैट कॉज substantial harm, embarrassment, inconvenience, unfairness to an individual if breached or compromised is called sensitive information। मतलब ऐसा डेटा जो आपके लिए सेंसिटिव है, किसी भी तरह के इनकन्वीनियंस को कॉज करता है, अनफेयर है, तो इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो हमेशा कभी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखना चाहिए, उसे हमें किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव होती है। जैसे कि डीओबी वगैरह हो गया, आप कोई पर्टिकुलर डेटा जो आपके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें आप प्राइवेटली रखो, उसको पब्लिक प्लेस पे शेयर करने की नीड नहीं है। द मेन goal of data protection is to ensure that individual personal information is processed and handled in a secured and lawful manner, protecting their rights and privacy। डेटा प्रोटेक्शन का मेन गोल क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, वो अच्छी तरह से हैंडल किया जा रहा हो, उसको सिक्योर किया जा रहा हो, जिससे कि दूसरे पर्सन के प्राइवेसी को मेंटेन रख सके। तो बेसिकली इसीलिए हमें डेटा प्रोटेक्शन के बारे में जानना जरूरी है। और जानना ही नहीं, बल्कि डेटा को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी आईपीआर, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही यह भी पढ़ेंगे कि आईपीआर को हम लोग वायलेट कैसे करते हैं, कोई भी पर्सन आईपीआर कैसे लेता है, ये सारी चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जहां तक की बात है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, तभी तो हम राइट की बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी refers to the ownership of an idea or design by the person who came up with it।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है? किसी आइडिया का या किसी डिजाइन का ऑनरशिप होना, जो कि किसी पर्सन ने बनाया हो और उस पर उसी पर्सन का अधिकार हो। Intellectual property refers to innovations such as inventions, literary and artistic works, design and symbols, names and logos. मतलब कोई भी आइडिया हो या किसी भी तरह का डिजाइन हो, किसी तरह का रिटन वर्क हो, आर्टिस्टिक डिजाइन हो, ये हर एक चीज क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्योंकि इस पे क्या है? किसी खास पर्सन का ही अधिकार है, क्योंकि उसी ने क्रिएट किया है। Intellectual property is legally protected through copyright, patent, trademark, etc. मतलब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इस पे लीगल तरीके से किसी का राइट हो, इसके लिए हमारे पास वेरियस वेज हैं, जिसमें हमें पढ़ना है बेसिकली कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। ये तीन चीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ एक इमेज के थ्रू कुछ वे दिखाए हुए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के। इसमें एक है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट बेसिकली क्या है? राइट्स फॉर अ डॉक्यूमेंटेड न्यू एंड नोवल इन्वेंशन। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंटेड, चाहे वो न्यू या फिर नोवल इन्वेंशन की जहां तक की बात है, तो उसके लिए यूटिलिटी पेटेंट नाम का आईपीआर होता है। अगर हम कॉपीराइट की बात करें, तो कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है? प्रोटेक्शन फॉर ओरिजिनल क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क। जैसे किसी ने कोई इमेज क्रिएट कर दिया, कोई डिजाइन बना दिया, तो उसमें किसी का कॉपीराइट हो सकता है। ऐसे ही है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मीन्स राइट्स फॉर ब्रांड नेम्स, स्लोगन्स और लोगो। जैसे कोई किसी ने लोगो क्रिएट किया हुआ है अपने किसी फर्म के नाम से, या किसी ने स्कूल का लोगो डिजाइन किया है, तो उसको अगर लीगल तरीके से अपनी राइट क्लेम कर लेगा, तो इसको हम लोग ट्रेडमार्क बोलेंगे। ऐसे ही ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट जैसे कि राइट फॉर गार्डेड सीक्रेट कवरिंग अ प्रैक्टिस और प्रोसेस। मतलब किसी प्रोसेस को जैसे कुछ क्रिएट करना है, और वो क्रिएट करने के लिए कोई प्रोसेस यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमें कोई तरह का केमिकल बनाना है, तो उस केमिकल बनाने के प्रोसेस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली उस प्रोसेस के बारे में किसी खास पर्सन का ही अधिकार है, क्योंकि वो प्रोसेस जो है कोई एक पर्सन ही फॉलो करता है। अगर दूसरा करेगा तो वो अपने तरीके से करेगा। मतलब हर किसी की प्रोसेस जो है वो अपनी अलग होती है। तो उस प्रोसेस पे अगर कोई क्लेम करता है कि पर्टिकुलर पर्सन का राइट हो, तो वो ट्रेड सीक्रेट के थ्रू अपनी राइट क्लेम करेगा। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के बारे में। कॉपीराइट बेसिकली क्या है? कॉपीराइट ग्रांट्स लीगल राइट टू क्रिएटर्स फॉर लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, फोटोग्राफ, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। मतलब क्या है कि किसी भी तरह की चीजें क्रिएट करना, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, ड्रामा, आर्ट, म्यूजिक से रिलेटेड हो, फोटोग्राफी रिलेटेड हो, ऑडियो वीडियो हो, इस पे क्या है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन का, क्रिएटर का अपना लीगल राइट होता है। और ये राइट बेसिकली इंक्लूड करता है राइट टू कॉपी, यानी रिप्रोड्यूस अ वर्क, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क टू पब्लिक, एंड राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले और परफॉर्म द वर्क। मतलब इस राइट के साथ ये सारी चीजें इंक्लूड है कि कोई पर्सन किसी की कॉपी नहीं कर सकता, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता अपने नाम से कॉपी बना करके किसी पब्लिक फोरम में, कहीं पर पब्लिकली अपने नाम से डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें बेसिकली कॉपीराइट में कवर होती है। तो जो क्रिएटर ने क्रिएट किया हुआ है वो अपनी कॉपीराइट ले सकता है अपने प्रोडक्ट को लेकर के। नेक्स्ट है पेटेंट।
पेटेंट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन, मतलब किसी तरह का इन्वेंशन है, कोई खोज है, तो उससे रिलेटेड जो है पेटेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन पेटेंट इज ग्रांटेड द ओनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन। मतलब किसी ने कोई इन्वेंट किया है, किसी तरह का इन्वेंशन है, तो उसपे अगर जिसका भी क्रिएटर का अगर पेटेंट है, तो दूसरा कोई भी उसको यूज या सेल नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। जिसको पेटेंट ग्रांट किया गया है, उसी के पास राइट है कि किसी भी पर्सन, मतलब खुद वो यूज करता है, सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, दूसरा कोई भी पर्सन जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। पेटेंट गिव्स फुल कंट्रोल टू द पेटेंटी टू डिसाइड वेदर और हाउ द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय अदर्स। मतलब जिसका भी पेटेंट है किसी इन्वेंशन के ऊपर, वो डिसाइड करने के लिए स्वतंत्र है कि कितने टाइम तक, मतलब कौन सा यूजर कैसे यूज करेगा, कितना राइट दिया गया है किसी को इन्वेंशन के लिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे पेन विथ स्कैनर, use a machine as small pen, we can transfer text from paper directly into the computer। जैसे क्या है कि पेन विथ स्कैनर किसी ने इन्वेंट किया, कोई इन्वेंशन है, तो वो इन्वेंशन पहले तो किसी ने किया होगा, तो बेसिकली ये उसके लिए पेटेंट ले सकता है, तो ये एक इन्वेंशन हो गया। तो इस तरह से क्या है कि पेटेंट और हर चीज का, हर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सबका एक अपना ड्यूरेशन होता है, प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू कोई पर्सन जो है पेटेंट को, कॉपीराइट को या फिर ट्रेडमार्क को क्लेम कर सकता है, राइट ले सकता है प्रॉपर तरीके से। मतलब इसकी बेसिकली रजिस्ट्री होती है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या है, एक विजुअल सिंबल है, नेम, डिजाइन, स्लोगन, लेबल, ये सब का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड को अलग अलग तरह से पहचान देने का काम करता है। ट्रेडमार्क इस तरह का विजुअल सिंबल ही होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के नाम पे देखें तो जीमेल का अपना एक लोगो है, व्हाट्सएप का लोगो है, एंड्रॉइड का लोगो है, यूट्यूब का लोगो है, तो ये सारी इमेज में दिखा रखी है। तो बेसिकली इस लोगो से हम पहचान सकते हैं कि ये इस किस कंपनी का ब्रांड है। तो ट्रेडमार्क को हम बेसिकली विजुअल सिंबल्स कह सकते हैं, नेम कह सकते हैं, डिजाइन कह सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप का डिजाइन है जो कि एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने ईमेल, जीमेल का बताया, मैकडोनाल्ड का लोगो होता है, इसी तरह से जोमेटो का लोगो है, स्विगी का लोगो है, या फिर कोई पार्टिकुलर जैसे यूट्यूब चैनल है उसका लोगो है। तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग लोगो क्रिएट कर सकते हैं। और लोगो डिसाइड करता है, लोगो मतलब बेसिकली किसी कंपनी को या कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की, तो बेसिकली इसका थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर पेटेंट की बात करें तो पेटेंट जो है इन्वेंशन के लिए ग्रांट किया जाता है। प्रोटेक्ट इन्वेंशंस एंड इनोवेशन, जो भी इन्वेंशन किए जा रहे हैं, जिस पर्सन के द्वारा किए जा रहे हैं, उसके पास राइट होता है, दूसरा कोई पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता अपने राइट को दिखा करके। पेटेंट ओनर्स हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक, यूज एंड सेल द पेटेंटेड इन्वेंशन। इसकी अगर वैलिडिटी की बात करें तो बेसिकली पेटेंट की जो वैलिडिटी होती है
20 years होती है फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग पेटेंट। नेक्स्ट, कॉपीराइट की अगर हम बात करें, कॉपीराइट में क्या होता है कि किसी ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क के लिए कॉपीराइट ग्रांट किया जाता है। प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑनरशिप या ऑथरशिप। तो ये बेसिकली क्या है कि कोई क्रिएटिव वर्क की ऑनरशिप के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। नेक्स्ट है, ऑनर हैज एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस, रीडिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म एंड डिस्प्ले। मतलब ऑनर ही उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, किसी तरह के चेंजेस कर सकता है। ये सारे राइट जो होते हैं ये ऑनर के पास होते हैं। अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी में बेसिकली क्या होता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। और प्लस जैसे क्या है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के आफ्टर इयर्स तक भी उसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन वैसे वैलिडिटी है लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम के बाद भी कुछ इयर्स उसकी वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क की जहां तक की बात है तो ट्रेडमार्क ग्रांटेड फॉर डिस्टिंग्विशिंग गुड्स और सर्विसेज इन मार्केट प्लेस। मतलब ट्रेडमार्क में बेसिकली हम लोग ब्रांड को डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोटेक्ट ब्रांड नेम्स, लोगोस, सिंबल्स, फ्रेजेस, इटीसी। मतलब जो हम लोग टैगलाइन यूज करते हैं, लोगो यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, तो ये बेसिकली ट्रेडमार्क में आएगा। ओनर कैन प्रिवेंटिंग others from using a confusingly similar mark in the same or related field। जैसे कोई पर्सन है, किसी पर्सन ने कोई पार्टिकुलर लोगो डिजाइन कर लिया और वो लोगो दूसरे से मैच कर रहा हो, तो उस केस में क्या है कि मतलब जिसने पहले क्रिएट कर रखा है उसके पास राइट होगा सिमिलर राइट के लिए, सिमिलर क्रिएशन के लिए क्लेम कर सकता है, जो कि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। ऐसे ही अगर वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी जो है वो इनडेफिनेटली एज लॉन्ग एज दे आर इन यूज। मतलब इसकी वैलिडिटी तब तक होती है जब तक ये यूज में हो। तो बेसिकली हमने पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क तीनों के बारे में पढ़ा कि हम लोग तीनों का यूज किस किस पर्पस से करते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क कहाँ यूज होता है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, ऑनर के पास क्या राइट है। तो बेसिकली ये सारे चीज जो है ये हमें आईपीआर के बारे में जानना था। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ आईपीआर। कोई पर्सन अगर गलत तरीके से किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का यूज करता है बिना किसी ऑनर के कंसेंट या परमिशन के, तो इसको हम वायलेशन ऑफ आईपीआर बोलते हैं। व्हेन वी यूज सम अदर आईपीआर जैसे कि आइडिया, इमेज, लोगो, ट्रेडमार्क विदाउट टेकिंग कंसेंट और परमिशन फ्रॉम द ऑनर। मतलब ऑनर के बिना परमिशन के हम लोग किसी आइडिया, इमेज या ट्रेडमार्क को यूज कर लें तो ये बेसिकली वायलेशन कहलाता है। और वायलेशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे एक है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब है कि हम किसी के आइडिया को किसी अपना वर्क बता रहे हैं। मतलब हमने क्या किया है, किसी दूसरे पर्सन ने कुछ क्रिएट किया और क्लेम कर रहे हैं कि ये मैंने बनाया है। तो बेसिकली ये जो होता है ये प्लेगरिज्म में आता है। If we copy some content from the internet but do not mention the source or the original creator, then it is considered as an act of plagiarism. Next, copyright infringement. Copyright infringement से पहले हम लोग infringement का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज का उल्लंघन करना। Copyright infringement क्या है कि कोई भी पर्सन जैसे किसी दूसरे पर्सन का कोई पर्टिकुलर वर्क को कॉपी कर लेता है, मतलब यूज करता है, और ना ही उसके लिए पेमेंट किया हुआ है
और न ही उसके पास किसी तरह का परमिशन है, तो इस केस में क्या है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट है, और खास करके तब और ज्यादा खतरनाक होगा जब बिना परमिशन के ले लिया और उसको बेच रहा हो। तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट मतलब कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अनदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब दूसरे के लोगों को हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज पर यूज कर रहे हैं, तो ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट है। बेसिकली ये सारे जो कैटेगरी हैं ये है वायलेशन ऑफ आईपीआर। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग। हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट तरह का लाइसेंसिंग की बात आती है, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उसके लिए हमें सारा टर्म पता होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरीके से एक यूजर यूज कर सकता है। तो सबसे पहला है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको हम FOSS बोलते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है और इसका सोर्स कोड भी पब्लिकली अवेलेबल है। और जब सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होगा तो कोई भी पर्सन इसको यूज कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। FOSS is a type of software which is free and source code is publicly available so that anyone can study it, use it and even change it. The goal is to encourage collaboration among users and developers to make the software better together. कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन इस FOSS का यूज करके, जैसे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है और दूसरे पर्सन ने उसको डाउनलोड करके और उसमें कुछ चेंज कर दिए, चेंज करने के बाद सॉफ्टवेयर और बेटर बन गया, तो क्या है कि इससे जो क्रिएटर है उसका भी फायदा होगा, उसको भी आइडिया मिल जाएगा ताकि फ्यूचर में क्या कर सके, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। तो बेसिकली क्या है कि ये एक मतलब यूजर और डेवलपर के बीच में कोलैबोरेशन को इंक्रीज कर रहा है। अगर हम एग्जांपल की बात करें FOSS सॉफ्टवेयर की, तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाइथन प्रोग्रामिंग, लिबर ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर और ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो कि FOSS की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल हो। सच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फ्रीवेयर। एग्जांपल अगर फ्रीवेयर की बात करें तो स्काइप, एडोबी, ये सब एग्जांपल हैं फ्रीवेयर के जो कि हमें फ्रीली अवेलेबल है और इसका हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है फ्रीवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में? फ्रीवेयर बेसिकली क्या है, यूजर के लिए फ्री है, इसके लिए कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या है कि उसका सोर्स कोड अवेलेबल जरूर होता है और दूसरा कोई भी पर्सन उस सोर्स कोड में चेंजेस करके सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकता है। तो बेसिकली ये ओपन सोर्स वाला जो थीम है, ये चीज फ्रीवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी का मतलब है कि उस पे किसी का अधिकार हो। When a software to be used has to be purchased from vendor, मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी वेंडर से परचेज करने की जरूरत हो। तो वेंडर से जब परचेज करना होगा तभी उसको जाकर के लाइसेंस मिलेगी और उसका वो प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएगा, क्योंकि जिसने भी क्रिएट किया हुआ है वो उसका ओनर है और उसी के पास सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट है। तो इसके लिए क्या है कि अगर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होगा तो मतलब उसके लिए क्या है कि दूसरा पर्सन जो भी इसको यूज करना चाहेगा
उसको पहले वेंडर से परचेज करना होगा, तब उसका यूज कर सकता है। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के जो कोड हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। सिर्फ जो जिसने भी क्रिएट किया है वही उसको दोबारा से उसमें मॉडिफाई कर सकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है। These softwares are developed and tested by individuals or organization by which it is owned, not by public. मतलब इस पे जिसका भी राइट है, जिसने भी क्रिएट किया है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर इंडिविजुअल हो, वही उसको मॉडिफाई कर सकता है। यहाँ तक कि उसकी टेस्टिंग कर सकती है, किसी भी तरह का चेंजेस हो सकता है, कोई दूसरा पब्लिक इसको कुछ नहीं कर सकता। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप लाइसेंस वाला लोगे तो आपको फुल वर्जन मिलेगा, अदरवाइज आप उसको गलत तरीके से क्रैक भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि उसमें आपको सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वही परचेज करके लेते हो तो आपको टाइम टू टाइम उसकी अपडेट भी मिलती है, सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसे ही क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए भी आपको कुछ, चाहे वो मंथली बेसिस हो या फिर ईयरली हो या फिर 3 ईयर हो 10 ईयर हो, इस तरह से आपको परचेज करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को, ताकि आप उसको यूज कर सको। तो बेसिकली ये कुछ सॉफ्टवेयर के नाम थे, फ्री एंड ओपन सोर्स, जिसमें फ्रीली हम यूज कर सकते हैं और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। फ्रीवेयर का मतलब है कि ये फ्रीली हम इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सोर्स कोड अवेलेबल नहीं हो सकता। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या है कि हमें उसके लिए परचेज करने की जरूरत होती है। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है उसमें तो हमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जैसे कि FOSS या फिर फ्रीवेयर। लेकिन जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर की लाइसेंस लेनी जरूरी होती है, तभी हम उसका ढंग से यूज कर सकते हैं। तो हम बेसिकली डिटेल में देखते हैं कि लाइसेंस क्या होता है। अगर हम लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस क्या होता है? एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट गिव यू परमिशन टू ऑन, डू और यूज समथिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसका हमें एक्टिवेशन की दिया जाता है, और वो एक्टिवेशन की हमें तभी मिलती है जब हम उसके लिए पेमेंट करते हैं। तो बेसिकली हमें कुछ पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उसको यूज करने का लाइसेंस मिल गया। तो ये बेसिकली होता है लाइसेंस। लाइसेंस में भी क्या है कि एक तो पब्लिक लाइसेंस होता है कि जैसे अगर खरीद लिया तो अपने तरीके से जैसे मर्जी यूज कर सकता है, इवन उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये बेसिकली होता है पब्लिक लाइसेंस, कि किसी ने भी परचेज कर लिया और परचेज करने के बाद हम उसमें कुछ भी उसको यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, और एक होता है क्रिएटिव कॉमन। दो पॉपुलर कैटेगरी का पब्लिक लाइसेंस है जिसका कि हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्रिएटिव कॉमन की, तो क्रिएटिव कॉमन को रिप्रेजेंट करते हैं CC से। और क्रिएटिव कॉमन बेसिकली क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क्स लाइक वेबसाइट, म्यूजिक, फिल्म, लिटरेचर। CC enables the free distribution of an otherwise copyrighted work. It is used when an author wants to give people the right to share, use and build upon a work that they have created. मतलब क्रिएटिव कॉमन में क्या होता है कि जनरली ये राइट जो है वो क्रिएटिव वर्क के लिए दी जाती है, और इसके लिए जैसे क्या है कि जो भी कॉपीराइटेड वर्क है उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे एक बार लाइसेंस ले लिया तो उसमें हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि यूजर जिसको चाहता है शेयर करना उसको शेयर कर सकता है। तो बेसिकली ये चीजें होती है क्रिएटिव कॉमन में। अगर हम GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस की बात करें
तो इसको जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस को हम बोल सकते हैं जीएनयू जीपीएल और सिंपली जीपीएल। इज प्राइमरली डिजाइन टू प्रोवाइड ए पब्लिक लाइसेंस टू अ सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर को पब्लिक लाइसेंस देने के लिए जो यूज होता है वो होता है GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। इट गारंटीज द एंड यूजर फ्रीडम टू रन स्टडी शेयर एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। मतलब जैसे क्रिएटिव कॉमन है तो क्रिएटिव कॉमन भी पब्लिक लाइसेंस है और इसमें भी जिसको भी शेयर किया गया है हर पर्सन क्या कर सकता है, अपने तरीके से उसको यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, शेयर कर सकता है। जो जीएनयू जीपीएल है वो भी यूजर को यही राइट देता है कि जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हो, इवन शेयर और मॉडिफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अपाचे लाइसेंस। अपाचे लाइसेंस इज अ टाइप ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्रिएटेड बाय द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। मतलब अपाचे सॉफ्ट लाइसेंस जो है वो भी एक टाइप का फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो कि अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा क्रिएट किया गया। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड परमिशिव which means people can use the software in any way they want, share it with others and even make changes to it। मतलब ये भी पब्लिक लाइसेंस है और ये भी यूजर को फ्लेक्सिबल और परमिशिव बनाता है क्योंकि इसमें भी क्या है कि सॉफ्टवेयर को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इवन चेंज भी कर सकते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट पेइंग एनी फीस और लॉयल्टी फॉर यूजिंग और शेयरिंग सॉफ्टवेयर। मतलब इसमें भी क्या है कि सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए या शेयरिंग करने के लिए भी किसी तरह की फीस की जरूरत नहीं होती है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू यूजर्स एंड encourages कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग विद इन सॉफ्टवेयर कम्युनिटी। मतलब यूजर को इनकरेज करता है कि आप इस बेसिक कोड का यूज करके, मतलब जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसका यूज करके उसमें कुछ फीचर इनहांस करो और फिर से सॉफ्टवेयर कम्युनिटी में शेयर कर दो। तो ये कुछ बेसिकली पब्लिक लाइसेंस थे जिसका कि हम लोग यूज कर सकते हैं। और पब्लिक लाइसेंस का मतलब ही होता है कि हम इसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साइबर क्राइम एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि डिजिटल डिवाइस के थ्रू किया जाता है। एनी क्रिमिनल, illegal or harmful activity conducted using computer, internet or any digital devices is referred as cyber crime। साइबर क्राइम का मतलब है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज, हार्मफुल एक्टिविटी जो डिजिटल डिवाइस के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा की जाए उसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं। These activities are committed by individuals or group to steal or harm someone else data, privacy और online safety। ये क्राइम जो बेसिकली होता है आइदर किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है या फिर किसी ग्रुप के द्वारा किया जाता है और मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का पर्सनल डेटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसकी प्राइवेसी हो, उसको चुराना या फिर किसी भी तरह की ऑनलाइन सेफ्टी से रिलेटेड होता है, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बेसिकली कोई भी चीज जो होता है ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। अगर हम एग्जांपल देखें साइबर क्राइम का तो जैसे साइबर बुलिंग, ऑनलाइन स्कैम, हैकिंग, स्टॉकिंग, रैंसमवेयर अटैक, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, ये सब बेसिकली क्या है, साइबर क्राइम है। तो एक एक करके हम कुछ इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या क्राइम हो सकते हैं। सबसे पहले आता है हैकिंग। अगर हम बात करें हैकिंग की तो हैकिंग इज unauthorized access to a computer or internet with the intention of committing a crime। बेसिकली हैकिंग क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है इसके थ्रू, जिसका मेन इंटेंशन होता है कि
किसी भी तरह का क्राइम करना, किसी भी डेटा को स्टील करना। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज एक्ट ऑफ एक्सेसिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, networks, or digital devices in a skillful and creative manner to explore and find some security loopholes in order to gain access to confidential information। मतलब क्या है कि जो हैकिंग है वो एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम या फिर किसी इंटरनेट डिजिटल डिवाइस ये सब का एक्सेस है, जिसके थ्रू हम ये चाहे, मतलब जो हैकर है वो ये चाहता हो कि इसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को गेन करे। तो ये सारी चीजें हैकिंग के अंदर आती है। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, ग्रुप ऑफ सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशन डेटा इज नोन एज हैकिंग। तो बेसिकली सारे जितना भी चीज है सब में हैकिंग को ही बताया गया है। और हैकिंग का अगर ध्यान दें तो हैकिंग का एक सिंपल मतलब है कि अनऑथराइज्ड तरीके से किसी के भी डेटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, जिसका मेन मकसद हो कि दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे। तो बेसिकली ये चीज होती है हैकिंग। द पर्सन engaged in these activities is generally known as hacker। कोई भी पर्सन जो इस तरह की एक्टिविटी करता है उसे हम बोलते हैं हैकर। और हैकर दो तरह से हो सकता है, एक ब्लैक हैट हैकर होता है, एक व्हाइट हैट हैकर होता है। तो व्हाइट हैट हैकर बेसिकली क्या करता है कि जो भी मतलब व्हाइट हैट हैकर का मेन पर्पस ये होता है कि किसी को नुकसान पहुंचने से बचाए। मतलब उसका इंटेंशन नहीं होता है कि किसी तरह का नुकसान पहुंचाना, मेनली सेफ्टी प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो ब्लैक व्हाइट हैट हैकर का होता है। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है कि इसका मेन एम ही है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो ये नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी हैकिंग प्रोसेस की जाती है वो ब्लैक हैट हैकर ही करता है। नेक्स्ट है इवोस ड्रॉपिंग। इवोस ड्रॉपिंग क्या है? इट इज टू इंटरसेप्ट and listen to private electronic communication such as email, instant message, phone call without the consent of the party involved। eavesdropping यानी कि अगर कोई पर्सन बात कर रहा है या कोई मेल भेज रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, तो उसके बीच में हम चोरी छुपे या तो हम सुन लें या फिर उसके मैसेज को चुपचाप से पढ़ लें, तो इसे बोला जाता है eavesdropping। इट कैन बी डन via hacking or surveillance technique to access the conversation। आइदर ये चीज हैकिंग के द्वारा की जाती है या फिर सर्विलांस टेक्निक के द्वारा की जाती है किसी के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। द मेन पर्पस ऑफ eavesdropping इज टू स्टील डेटा। eavesdropping का मेन पर्पस क्या होता है कि किसी के डेटा को चुराना। तो अगर किसी को पता नहीं हो, दो पर्सन आपस में बात कर रहा हो, किसी मीडियम से कम्युनिकेट कर रहा हो, तो थर्ड पर्सन जा करके बीच में या फिर सर्विलांस सिस्टम के थ्रू या किसी भी तरह की हैकिंग के थ्रू या कोई अदर तरीके से उसके डेटा को स्टील करने की कोशिश करे, तो इसे बोला जाता है eavesdropping। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग इज अ साइबर क्राइम where criminals attempt to deceive individual into revealing sensitive information like password, credit card detail by posting as trustworthy entities through fake email, website और messages। फिशिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसा क्राइम जो किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया गया हो। और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि किसी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह हो, तो इसकी इंफॉर्मेशन ले ले। लेकिन कैसे लेगा? तो थ्रू फेक ईमेल, वेबसाइट और मैसेज के थ्रू। किसी पर्सन को लगेगा कि ये सच में है,
लेकिन वो ईमेल फेक होगा और जैसे ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक करेगा तो क्या है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो रिवील हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरह के जो क्राइम होते हैं इसको हम फिशिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ईमेल ऑफ विनिंग अ लॉटरी एंड आस्किंग यू टू फिल योर बैंक डिटेल। मतलब क्या कि जैसे लॉटरी का या किसी तरह का झांसा दे करके आपसे बैंक डिटेल फिल करवाया जाएगा, तो आप अपनी डिटेल फिल कर देंगे और आपकी डिटेल जो है वो रिवील हो जाएगी। तो ये एक तरह का फिशिंग है, क्योंकि आपने उस लॉटरी और इस तरह के फेक ईमेल पे ट्रस्ट किया। तो ट्रस्ट करके और उसके बाद इंफॉर्मेशन को फिल कर दें और इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद उसका मिसयूज हो जाए, तो ये सारी चीज जो है ये फिशिंग की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है फ्रॉड ईमेल। फ्रॉड ईमेल are cyber crimes where bad people send fake email that try to trick people to get personal information, password और money। मतलब जो फ्रॉड ईमेल्स होते हैं उसके थ्रू क्या करता है, जैसे कोई पीपल है वो फेक मेल सेंड करता है और उसमें कुछ ऐसा टेक्निक हो, जैसे कि कोई लिंक वगैरह हो जिसके थ्रू कोई पर्सन पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर दे, पासवर्ड वगैरह शेयर कर दे या किसी तरह का पेमेंट कर दे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड ईमेल। दिस डिसऑनेस्ट ईमेल may pretend to be from a popular website, but it's essential to be cautious and never share sensitive detail to unknown sender। इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ट्रस्ट वाले वेबसाइट के नाम से या जैसे मान लो बैंक के नाम से कोई ईमेल आ जाता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और आप ट्रस्ट कर लेते हो। किसी पॉपुलर वेबसाइट को देखते ही आप सोचते हो कि नहीं ये तो सही ही होगा और ट्रस्ट करके आप सेंडर को सेंड कर देते हो। लेकिन क्या है कि वो सेंडर आपके लिए अननोन होता है और आप समझते हो कि नहीं ये नोन है। तो उस केस में क्या होता है कि फ्रॉड ईमेल के थ्रू जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड है या फिर किसी तरह का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपकी लीक हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, फ्रॉड ईमेल। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टर्म है वो है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक तरह का साइबर क्राइम है जिसमें कोई पीपल हार्मफुल सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है और वो हार्मफुल सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है कि किसी भी इंपॉर्टेंट फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है। जैसे सॉफ्टवेयर किसी अननोन सोर्स से आएगा और उसको हमने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है वो लॉक हो जाए, इनक्रिप्ट हो जाए, तो उससे आपको दिक्कत होती है। फिर क्या करता है कि वो कंप्यूटर ऑनर जैसे ही उसको अनलॉक करने के लिए कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे क्या है कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है। जैसे रैंसमवेयर अगर किसी फाइल को लॉक किया, देन दे डिमांड रैंसम फ्रॉम कंप्यूटर्स ओनर टू अनलॉक द फाइल एंड मेक देम एक्सेसिबल अगेन। इसका मतलब क्या किया जाता है, आपसे कुछ डिमांड किया जाता है और डिमांड करने के बाद आपको बोला जाता है कि आपकी जो फाइल है वो अनलॉक की जाएगी, तब आपके लिए वो फाइल एक्सेस होगा। बेसिकली रैंसम का मतलब ही होता है कि किसी तरह के पैसे। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम को लॉक कर दे और सिस्टम को लॉक करने के बाद जब आप अनलॉक करने की कोशिश करोगे तो जो कंप्यूटर का ओनर है उससे पैसे की डिमांड की जाती है और जब तक आप पेमेंट पे क्लिक नहीं करोगे, पेमेंट नहीं करोगे, तब तक वो एक्सेसिबल नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रहे कि कोई भी अननोन लिंक है, सस्पिशियस लिंक है, जिससे कि कोई अननोन फाइल डाउनलोड हो सकती है,
तो इसलिए उसको डाउनलोड ना करें, वो रैंसमवेयर अटैक हो सकता है। तो इसलिए हमें इससे बचना है। नेक्स्ट है साइबर ट्रोल। ट्रोल्स आर विजिटर्स हु लीव इन्फ्लेमेटरी कमेंट्स इन पब्लिक कमेंट सेक्शन। यानी कि जो ट्रोल किया जाता है वो बेसिकली किसी को कुछ कह के या फिर इलीगल तरीके से कोई इंफॉर्मेशन बता करके कमेंट सेक्शन में दूसरे को परेशान किया जाता है, तो ये ट्रोल्स होते हैं। ऐसे ही वेदर दे कमेंट ऑन ब्लॉग पोस्ट और ऑनलाइन न्यूज साइट, दे आर लुकिंग टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ अदर विजिटर्स, disrupt discussion that would otherwise be about pages content। जैसे कि कोई पोस्ट है, उस पोस्ट पे कोई गलत तरीके का कमेंट आ जाए जो कि पब्लिक अटेंशन को गेन करने के लिए किया गया हो, तो इसको हम लोग जनरली साइबर ट्रोल कहते हैं। या फिर आपने कुछ अच्छा पोस्ट किया, कुछ लोग जानबूझ करके उस पे गलत कमेंट कर रहे हैं यूजर के अटेंशन के लिए, तो ये साइबर ट्रोल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज बुलिंग विद द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी को अगर हम परेशान करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, हरास करते हैं, रिपीटेडली किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस तरह से करते हैं, तो ये साइबर बुलिंग कहलाता है। और साइबर बुलिंग जनरली जो होता है वो डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेंजर, ये सब का यूज करके साइबर बुलिंग किया जाता है। इट कैन कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस, एंजाइटी एंड डैमेज ऑफ सेल्फ एस्टीम। जो साइबर बुलिंग है वो किसी के इमोशंस को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कोई स्ट्रेस में आ जाए, एंजाइटी फील करे, या फिर किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, तो ये बेसिकली क्या होता है, साइबर बुलिंग। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्या है, पोस्टिंग एम्बैरेसिंग फोटो ऑफ समवन ऑन सोशल मीडिया, सेंडिंग हर्टफुल मैसेज, तो ये क्या है, साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। ये था कि हम लोग जैसे सिस्टम की हेल्प से, डिजिटल डिवाइस या इंटरनेट की हेल्प से हमें किस किस तरह से नुकसान हो सकता है। और ये नुकसान सारे क्या हैं, साइबर क्राइम के तहत आते हैं, क्योंकि ये सारे क्राइम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके, डिजिटल डिवाइस का यूज करके किया गया है। अगर हम इस साइबर क्राइम से बचना चाहें तो हमें डिफरेंट तरह के सेफ्टी मेजर्स अपनाने होंगे, और ये सेफ्टी मेजर्स को साइबर सेफ्टी कहा जाता है। साइबर सेफ्टी, साइबर सेफ्टी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग oneself। अगर हम साइबर सेफ्टी की बात करें तो साइबर सेफ्टी का मतलब ही है कि ऐसा तरीका जिससे हम किसी भी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज से बचे रहें, जो भी एक्टिविटीज हमारे लिए नुकसानदायक है, जैसे कोई भी ऑनलाइन हार्मफुल एक्टिविटी, जैसे ऑनलाइन थ्रेट्स हो गया, किसी तरह की जैसे हैकिंग हो गई, पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी स्टील ना हो, तो ये सब चीज से पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होने से बचना हो, ये बेसिकली जो तरीका है वो साइबर सेफ्टी कहलाता है। साइबर सेफ्टी से हम लोग क्या करते हैं, साइबर सेफ्टी का तरीका यूज करके हम लोग साइबर क्राइम से बचते हैं। द एम ऑफ साइबर सेफ्टी इज टू प्रमोट responsible and secure online behavior to ensure a safe experience for everyone। साइबर सेफ्टी का मतलब ही है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना है कि किस तरीके से कोई यूजर रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने जो सोशल बिहेवियर है, ऑनलाइन बिहेवियर को कंट्रोल में रखेगा, किसी भी तरह के ऑनलाइन लिंक्स पे क्लिक नहीं करे, उसकी इंफॉर्मेशन बची रहे, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो। तो ये सारा जो मकसद है ये साइबर सेफ्टी का मकसद है। और साइबर सेफ्टी का ध्यान अगर रखना है
तो सबसे पहला इसमें तरीका है सेफली ब्राउजिंग द वेब। यानी कि हमें अगर कोई भी चीज सर्च करना हो तो हमें उसका ध्यान रखना है कि हमें कैसे सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है। इस टाइम पे क्या है कि मैक्सिमम लोग जो है वो इंटरनेट, वेबसाइट ये सब का यूज करते हैं। तो इंटरनेट और वेबसाइट का यूज करके कोई अच्छे इंफॉर्मेशन के लिए भी करते हैं, कोई गलत चीज भी करते हैं। तो हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए कि हमारे लिए नुकसान क्या है जब कभी भी हम इंटरनेट को ब्राउज करते हैं। वेब ब्राउजिंग करने के टाइम में हमें अवेयर रहना पड़ेगा। टू सेफली ब्राउजिंग ऑन द वेब वी शुड नो द फॉलोइंग थिंग। क्या क्या हमें पता होना चाहिए? तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल डेंजर और थ्रेट्स। मतलब हमें डेंजर का पता होना चाहिए कि क्या डेंजर हो सकता है। जैसे अगर आपने लिंक पे क्लिक किया, कोई अनजान सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे ही लिंक पे क्लिक किया और कुछ इंफॉर्मेशन सेव हो गई, कोई आपने फॉर्म भर दिया और उससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो गई। तो इस चीज से हमें बचना है। हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम कौन सा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। हाउ कैन वी अवॉइड दिस। मतलब इस सारे जो डेंजर हैं उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले तो हमें डेंजर के बारे में ही पता होना चाहिए कि क्या क्या डेंजर हो सकता है, और फिर हमें ये अवॉइड करना चाहिए कि डेंजर जोन से बचने का तरीका क्या क्या है, उसका हमें यूज करना चाहिए ताकि हम लोग इस डेंजर को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। We browse the internet these days for variety of reasons via providing our personal information to sell or purchase goods on the internet, on social media platform and so on. कहने का मतलब क्या है कि आजकल जो डिजिटल टाइम चल रहा है इसमें हम कई जगह जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हैं, ई कॉमर्स साइट पे अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली पब्लिक ही है। और ये इंफॉर्मेशन जो है कई बार फ्रॉड वे में यूज हो सकता है। फ्रॉड कैसे? तो कोई पर्सन जो कि मतलब दूसरे की आइडेंटिटी चुराने में या फिर किसी तरह की बेनिफिट गेन करने में आपकी आइडेंटिटी का यूज हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि हमें बचना है उस आइडेंटिटी से। हमें इस तरह से अपने सारे जो है वो ऐप को या फिर सोशल मीडिया को सिक्योर करके रखना है ताकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो कोई गेन ना कर सके, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। इट कैन बी ऑफ फाइनेंशियल थेफ्ट, क्रिमिनल थेफ्ट और मेडिकल थेफ्ट। मतलब किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। तो जो हम लोग पब्लिकली सोशल मीडिया पे या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो हम सोच समझ करके इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन का प्रोटेक्शन या सेफ गार्डिंग। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्डिंग ऑफ प्राइवेट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसका प्रोटेक्शन करना कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। द ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेटा हैज टू डिसाइड हु कैन हैव एक्सेस और यूज ऑफ डेटा एंड हु कैन नॉट। जो डेटा का ओनर है उसको डिसाइड करना होता है कि किस डेटा का एक्सेस दूसरे यूजर को हो सकता है और कौन सा डेटा दूसरा यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर डेटा किसी को हम ऑथराइज कर सकते हैं, किसी यूजर को ऑथराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा जो डिसीजन है
ये एक ऑनर के पास है जिसका डेटा है। टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, organization and individuals can implement various security measures including access control, encryption, physical security, regular security audits. कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट टाइप के एक्सेस कंट्रोल का यूज कर सकता है कि किस यूजर को एक्सेस है या किस यूजर को एक्सेस नहीं है। ऐसे ही इंक्रिप्शन का यूज कर सकता है ताकि डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिजिकल सिक्योरिटी का ध्यान रख सकता है, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट कर सकता है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये तो बेसिक चीजें थी जो कि हमें साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी के बारे में पढ़ना था। कुछ एक टर्म्स है जो कि ये सारे टर्म्स मेनली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं और ये सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड क्या जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर है बेसिकली उससे रिलेटेड है। तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि कई बार जो है इस सॉफ्टवेयर का यूज करके भी साइबर क्राइम होता है। तो हमने साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन हमें थोड़ा सा और अवेयर होना है कि कौन सी जो सॉफ्टवेयर वो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है और उससे हमें बचना कैसे है। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एक सॉफ्टवेयर है मालवेयर। हालांकि हमने रैंसमवेयर के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी, और भी सॉफ्टवेयर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मालवेयर यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज और डिस्ट्रॉय करने के पर्पस से बना होता है। कंप्यूटर मालवेयर इज लाइक बैड सॉफ्टवेयर दैट कैन cause problems for your computer or device. It comes in different forms like viruses, trojan and adware. यानी कि जो ये मालवेयर है ये डिफरेंट तरीके का हो सकता है, चाहे ये मालवेयर वायरस के फॉर्म में हो या फिर ट्रोजन हॉर्स के फॉर्म में हो या फिर एडवेयर के फॉर्म में हो। तो एक एक करके हम इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस बेसिकली एक ऐसा मालवेयर है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक स्प्रेड हो सकता है, चाहे इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड हो या फिर किसी पेन ड्राइव के थ्रू स्प्रेड हो। मतलब किसी भी तरीके से स्प्रेड हो सकता है। और ये कंप्यूटर में अगर स्प्रेड हो गया तो वो क्या करता है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको करप्ट कर देता है या फिर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। वायरस अगर किसी सिस्टम में एंटर कर गया तो क्या है कि जितने भी प्रोग्राम है, फाइल है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। मोस्ट वायरस परफॉर्म एक्शंस दैट आर मैलिशियस इन नेचर। जो वायरस है वो मेनली नुकसान पहुंचाने का ही काम करता है, सच एज डैमेजिंग प्रोग्राम, डिलीटिंग और डिस्ट्रॉइंग डेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है वो है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा फाइल है या पीसेस ऑफ कोड है जो कि मालवेयर ही है। और ये मालवेयर मतलब इस तरह से अपीयर होता है कि जैसे ये काफी सेफ हो। ट्रोजन हॉर्स मालवेयर बेसिकली क्या करता है कि जो सिस्टम है उसके डेटा को चुराने का काम करता है और डेटा चुराता है और उसके बाद फिर क्या है कि उसकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर कोई फाइल है तो वहां पर क्या है कि उसका डेटा अनवांटेड तरीके से अपलोड हो जाता है। दिस प्रोग्राम performs some malicious activities like upload some security files and information from the computer and then at the same time download some unwanted file onto the computer। बेसिकली जो ट्रोजन हॉर्स है
वो काम कैसे करता है कि जो आपकी फाइल है वो अपलोड हो जाती है और कुछ फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो जब बेसिकली इंटरनेट से फाइल अपलोड या डाउनलोड हो तो उससे क्या है कि वायरस स्प्रेड होने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर यानी एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर। ये एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली एक तरह का पॉपअप टाइप का शो करता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल डिवाइस में, और उस पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। एडवेयर हैज द पोटेंशियल टू बिकम malicious and harm your devices by slowing it down, hijacking your browser and installing viruses। जो एडवेयर है उस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जो पॉपअप शो करता है उस पे अगर क्लिक हो जाए तो कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर देता है जो हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में मेनली हमने 3 सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर। तो ये तीनों हमारे सिस्टम को बेसिकली नुकसान पहुंचाने का ही काम करता है। अगर हमें इस सॉफ्टवेयर से बचना है तो सॉफ्टवेयर से बचने के लिए जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है इससे बचने के लिए हमें हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, एंटीवायरस नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली क्या करता है कि हमारे इस सिस्टम मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। खास करके अगर हम लोग किसी सिस्टम में पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं या इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो ये दो जो जरिया है सबसे मेजर जरिया है जिसके थ्रू वायरस स्प्रेड होता है। तो अगर हमें इससे बचना है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना होता है ताकि कोई भी अगर इस तरह का इन्फेक्टियस वाली फाइल आए जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाए तो उसको क्या करता है, एंटीवायरस प्रोग्राम डिलीट कर देता है ऐसी फाइल को, ऐसे सॉफ्टवेयर को। इसीलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जरूरत है कि हमारे सिस्टम में रहे। पहले ये जानते हैं कि आईटी एक्ट क्या होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, also known as ITA 2000 or the IT Act. It is an act of Indian Parliament notified on 17 October 2000 और इसी वजह से इसको हम IT Act 2000 बोलते हैं। It is the primary law in the India dealing with cyber crime and electronic commerce. साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के मामले को निपटाने के लिए आईटी एक्ट दिया गया था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईटी एक्ट आर ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल ट्रांजैक्शन डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटर एक्सचेंज, other means of electronic communication or e-commerce in place of earlier paper based communication। यानी जो भी ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज एन इंडियन लॉ that was enacted in the year 2000 to provide legal recognition to electronic transaction and to address issues related to e-commerce, data protection and cyber crimes। यानी जो ये आईटी एक्ट है ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। The IT Act aims to facilitate electronic communication and transaction while ensuring the security and confidentiality of electronic information। IT Act किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कोई पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट से हम स्मार्टफोन खरीदते हैं
तो स्मार्टफोन खरीदते टाइम में हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी होती है, लेकिन जो पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या वो लीक होती है? तो उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया गया है। जबकि हम उस पे सारी इंफॉर्मेशन देते हैं तब भी वो प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। तो इससे रिलेटेड ये सारी चीजें जो है वो आईटी एक्ट के तहत की जाती हैं। अगर हम आईटी एक्ट 2000 की बात करें तो आईटी एक्ट जो है वो आईटी एक्ट कुछ उसमें जो भी कमी रही थी उसको ओवरकम करने के लिए इसे 2008 में रिवाइज किया गया था। जैसे डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ अ, नियम नहीं बनाए गए थे, तो वो सब चीज को रिवाइज करने के लिए आईटी एक्ट को 2008 में रिवाइज किया। कहीं कहीं पर आईटी एक्ट के साथ रिवाइज आईटी एक्ट 2008 भी होता है। तो इसीलिए आईटी एक्ट के बारे में ध्यान में रखना है कि ओरिजिनली ये 2000 में आया और रिवीजन इसका 2008 में हुआ। अगर हम आईटी एक्ट की बात करें तो कुछ आईटी एक्ट से रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं, जैसे लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। फर्स्ट की पॉइंट है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। द आईटी एक्ट गिव्स लीगल वैलिडिटी टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूडिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जैसे आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा को मानते हैं, तो ये आईटी एक्ट के द्वारा ही लीगल वैलिडिटी दी गई है। सो व्हेन यू मेक अ परचेज ऑनलाइन एंड रिसीव एन इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट, इट इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंड कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। आजकल हमने सर्टिफिकेट पे भी देखा है हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिकली साइंड होता है फिजिकल सिग्नेचर के जगह पर। The IT Act recognizes electronic signature as equivalent to physical signature, making contracts and agreements signed electronically legally binding. When you electronically sign the purchase agreement on the website, it holds the some legal weight as physical signature. कई जगह ऑनलाइन भी होता है कि हमें साइन करने की जरूरत होती है, तो उस बॉक्स में हमें नाम लिखना होता है, तो वो डिजिटल सिग्नेचर हो गया, डिजिटली साइंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। द आईटी एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। द ई-कॉमर्स वेबसाइट इज obligated to take necessary measures to protect your personal information and financial information from unauthorized access or misuse. They must have a privacy policy in place and any data collection or processing must be done with your consent. जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें हमारा फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, तो उसको हम हमें कैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचना है और मिसयूज से बचाना है, उसके लिए ई कॉमर्स के लिए डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी पॉलिसी होती है, जिसका उल्लेख आईटी एक्ट में किया गया है। और अगर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा तो विदाउट कंसेंट शेयर नहीं किया जाएगा, उसके लिए पहले कंसेंट लेना होगा तब जाकर के शेयर होगा। नेक्स्ट है साइबर क्राइम प्रोविजन। द आईटी एक्ट एड्रेसेस साइबर क्राइम सच एज हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा थेफ्ट। इफ समवन tries to steal your credit card information during online transaction, IT Act provide a legal framework to prosecute the offender. जैसे कई बार ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन कार्ड की डिटेल हम भेजते हैं, भरते हैं, तो अगर कोई उसे स्टील करने की कोशिश करता है तो उसे हम आईटी एक्ट के तहत सजा दिला सकते हैं। तो इस तरह का ये कुछ ओवरव्यू था जो कि आईटी एक्ट से रिलेटेड ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट जो आज का लास्ट टॉपिक है, ओवरऑल इस सीरीज का ही लास्ट टॉपिक है, ई वेस्ट हजार्ड्स एंड मैनेजमेंट। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इट इज अ जेनरिक टर्म used to describe all type of
old, end of life or discarded electrical and electronic equipment such as household appliances, office information and communication equipment, entertainment and consumer electronic equipment, lighting equipment, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो जो हम आज यूज कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में जब इसका लाइफ एंड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो ये एक वेस्ट बन जाएगा जिसे हम ई वेस्ट कहते हैं। द रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट सर्व्स अ लॉट ऑफ यूजफुल पर्पसेस। अगर हम इस ई वेस्ट की रिसाइकलिंग कर दें तो ये बहुत सारे तरीके से ये यूजफुल हो सकता है। फॉर इंस्टेंस इंक्लूडिंग include protecting human and environmental health by keeping those devices out of landfill। जैसे अगर हम इसको फेंक देते हैं या इधर उधर कहीं कर देते हैं तो उससे ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों पे असर होता है। और अगर हम इसकी रिसाइकल कर दें तो रिसाइकल करने के बाद क्या है कि जितना ज्यादा रिसाइकल कर लेंगे उतना ही कम हमारे हेल्थ और इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा। अगर जैसे किसी डिवाइस का या किसी पार्ट का अब भी कोई वैल्यू है तो उसमें क्या होता है उसको रिसाइकल करके और जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट निकाल करके और उसको नए प्रोडक्ट बनाने में यूज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम अपने ई वेस्ट को जो हमारे घर में या ऑफिस में ई वेस्ट होता है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई वेस्ट टाइप। अगर हम ई वेस्ट के टाइप की बात करें तो ई वेस्ट किससे किससे बनता है, बेसिकली ये हमें देखना है। जैसे सेल फोन जो हम यूज कर रहे हैं ई वेस्ट बनेगा आने वाले टाइम में। मॉनिटर, लैपटॉप, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हम घर में यूज करते हैं, माउस, कीबोर्ड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फोटोकॉपियर और स्कैनर, टीवी, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट, ये सभी जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो आने वाले टाइम में ई वेस्ट बनेंगे जब इसका लाइफ खत्म हो जाएगा। और ये जो ई वेस्ट बनता है इससे हजार्ड होते हैं, नुकसान होता है हमारे हेल्थ और इन्वायरमेंट के हेल्थ के लिए। ई वेस्ट कंटेंट्स मल्टीपल नोन एंड सस्पेक्टेड न्यूरोटॉक्सिकेंट्स including lead and mercury that may disrupt the development of central nervous system during pregnancy, infancy, childhood and adolescence। जो हमारा जो ई वेस्ट जनरेट होता है वो ई वेस्ट न्यूरोटॉक्सिकेंट्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। Some harmful toxicants from e-waste may also impact structural development and function of lungs। जो हार्मफुल टॉक्सिकेंट्स होते हैं उससे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और लंग्स के फंक्शनिंग पे भी असर होता है। तो यानी ये इन्वायरमेंट पे भी असर होता है और ह्यूमन के हेल्थ पे भी असर होता है। ऐसे ही सॉइल पोल्यूशन हो सकती है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको डैमेज करता है। तो इससे क्या होता है ई वेस्ट हजार्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। और इस हजार्ड से बचने के लिए हमें ई वेस्ट को प्रॉपर मैनेज करना जरूरी है। अगर हम ई वेस्ट को मैनेज करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला जैसे है कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट। हमने पहले ई वेस्ट की कलेक्शन करी, उसके बाद फिर हम सॉर्टिंग करते हैं। कैटेगरी वाइज हम इसे शॉर्ट कर लेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। हो सकता है कि किसी कोई भी पार्ट हमारा यूजफुल हो, ई वेस्ट में कुछ पार्ट यूजफुल हो उसको हम अलग रख सकते हैं, जो बिल्कुल ही वेस्ट है उसको अलग रख सकते हैं, जो रिसाइकल हो सकता है उसको अलग रख सकते हैं। इस तरह से हम सॉर्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। उसके बाद इसकी हम प्रोसेस करेंगे और अगर कुछ रिपेयर हो सकता है तो उसको रिपेयर करेंगे। रिसाइकलिंग, डिसमेंटलिंग, ये सभी प्रोसेस ई वेस्ट मैनेजमेंट में फॉलो होता है। कंपोनेंट रिकवरी फ्रॉम ई वेस्ट। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट जो यूजफुल होते हैं उसे हम रख लेते हैं ताकि
वो किसी और तरीके से यूज किया जा सके। रेसिड्यूअल डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, जो ई वेस्ट का रेसिड्यू बन जाता है, जिसका कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ उसको हम डिस्पोज करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि अगर हम फर्स्ट स्टेप पे देखें तो जिस टाइम पे कलेक्शन कर रहे होंगे उस टाइम पे बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही हम लास्ट स्टेप पे जाते हैं तो ये जो रेसिड्यूअल बचता है ये कम से कम होता है। तो इस तरीके से ई वेस्ट का हम मैनेजमेंट करके, प्रॉपर मैनेजमेंट करके ई वेस्ट के क्वांटिटी को, अमाउंट को कम कर सकते हैं। ये एक ई वेस्ट मैनेजमेंट या फिर कोई भी जो वेस्ट है उसको मैनेज करने में 3R काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक तो रिड्यूस, एक रिसाइकल और एक रीयूज। 3R काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ई वेस्ट मैनेजमेंट की, तो इसमें हमें ध्यान में रखना है रिड्यूस, यानी जितना कम से कम हो सकता है उतना कम हम डिवाइस को यूज करें, उतना कम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करें, क्योंकि जितना हम यूज करेंगे उतना ही ज्यादा वेस्ट होगा। कई बार हमारे शौक बड़े होते हैं, हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ पुराना हो गया तो उसको हम हटा देते हैं और दूसरा ले लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ले करके फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो आने वाले टाइम में वेस्ट ही बन जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कभी हमने खरीद लिया तो उसको जो यूजफुल है, यूजफुल कंडीशन में है, उसको हमने किसी को बेच दिया ताकि जो दूसरा पर्सन है वो नहीं खरीदेगा। हो सकता है आपके लिए जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए यूजफुल हो, अगर वो फंक्शनल कंडीशन में हो। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम से कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो रिसाइक्लेबल है उसको हम रिसाइकल कर देंगे, और जो बिल्कुल ही वेस्ट है सिर्फ उसी को हम डिस्कार्ड करेंगे। रीयूज के केस में क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई डिवाइस है, उसमें थोड़ी सी खराबी आ गई, तो खराबी आने के बाद अगर उसमें उसको ठीक करवाया जा सकता है तो उसे हम पहले ठीक करवाने की कोशिश करेंगे, और ठीक करवाने के बाद फिर हम उसको यूज कर लेंगे। तो ये तरीका हो सकता है, इससे भी हम ई वेस्ट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क यूजिंग ऑन ई वेस्ट इश्यूज इन इंडिया। जैसे इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ई वेस्ट पे काम कर रहे हैं। एक नॉलेज बैंक फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया है, दूसरा है ई वेस्ट गाइड इंडिया, और तीसरा है नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका मेन मकसद होता है कि हम ई वेस्ट को कलेक्ट करें और ई वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, ताकि वो हमारे हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए कम से कम नुकसानदायक हो। नेक्स्ट है आज का लास्ट टॉपिक, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, इसका हमें ध्यान में रखना है। इफ यू स्पेंड एक्सटेंडेड टाइम इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, we could be an increased risk of developing certain health problems। अगर जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम की ज्यादा रिस्क हो सकती है, जैसे मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज। ये हो सकता है जैसे हम काफी देर तक अगर बैठे रहें तो नेक और शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमारा पोस्चर है, मतलब गलत तरीके से अगर हम सिस्टम के सामने बैठते हैं, गलत पोस्चर रहता है, आइडियल पोस्चर नहीं रहता, तो इससे क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोड्यूस ब्राइट लाइट, ग्लेयर एंड फ्लिकरिंग इमेज दैट यूज आई स्ट्रेन।
जैसे कंप्यूटर है वो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है, ऐसा लाइट प्रोड्यूस करता है जो कि आई स्ट्रेन कॉज करे। तो उस केस में हमें चाहिए कि जैसे स्पेक्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं उससे बचने के लिए। जो टाइम है वो बैलेंस टाइम का यूज करें, पूरे टाइम हम सिर्फ स्क्रीन ही ना देखें। तो इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। Those who use computers report a high prevalence of computer vision syndrome, also called digital eye strain। जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज करता है उसे विजन की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजुरीज आर इंजुरीज टू मसल्स एंड टेंडन ड्यू टू रिपीटेटिव मोशन। जैसे क्या है, कंटिन्यूअसली हम माउस यूज करके हैंड का मूवमेंट करते हैं, रिस्ट का मूवमेंट करते हैं, तो इससे काफी स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम आती है मसल्स में। नेक्स्ट है हेडेक आर कॉमन एंड मे अकर बिकॉज ऑफ इंक्रीज मसल टेंशन व्हाइल वर्किंग ऑन एट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज करने से मसल टेंशन जो है वो इंक्रीज हो सकती है। मसल टेंशन इंक्रीज हो सकती है और जब मसल टेंशन इंक्रीज होगी तो उससे हेडेक होगा। Prolonged use of technology throughout a day may lead to lack physical activity। जैसे क्या है, ज्यादा देर तक अगर हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। और उससे क्या है कि हमारी जो हेल्थ है ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा अगर हम हेल्दी हो जाते हैं, ओबेसिटी अगर हो जाती है, तो उससे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो दुबले पतले होते हैं उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ज्यादातर हेल्दी ही होते हैं। जो इंटरनल हेल्दी होते हैं, लेकिन जो दिखने में मोटे होते हैं, अंदर से एक्चुअली उनके अंदर कुछ नहीं होता है, वो हेल्दी नहीं होते, उनको तरह तरह की बीमारियां होती है। तो ये प्रॉब्लम भी आती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स और सेलफोन artificial light can trick your brain and suppress the release of melatonin and the substance that assists you sleeping better। जैसे कई बार हम लोग बार बार कंप्यूटर और सेल फोन देखते हैं, तो इससे हमारे स्लीपिंग पैटर्न जो होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। इफ यू स्ट्रगल विथ नॉट फीलिंग स्लीपी एट नाइट, रिफ्रेन यू फ्रॉम यूजिंग ए कंप्यूटर राइट बिफोर गोइंग टू बेड। तो ये जितना भी था, इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम टेक्नोलॉजी का लगातार ही यूज करें। तो जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें तो उससे हमें बचना चाहिए, बैलेंस तरीके से यूज करना चाहिए। फिजिकल वर्क और डिजिटल वर्क दोनों साथ साथ होना चाहिए। बैलेंस्ड वे में अगर हम डिजिटल और फिजिकल दोनों वर्क को रखें तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज होगा। तो ये टॉपिक था जिसमें हमने सोसाइटल इम्पैक्ट यूनिट को डिटेल में पढ़ा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।